Invisible Man is a novel by Ralph Ellison, published by Random House in 1952. It addresses many of the social and intellectual issues faced by the African Americans in the early 20th century, including black nationalism, the relationship between black identity and Marxism, and the reformist racial policies of Booker T. Washington, as well as issues of individuality and personal identity. Invisible Man won the U.S. National Book Award for Fiction in 1953. प्लॉट समरी। बयान, एक नाम काला आदमी अपने रहने की स्थिति का वर्णन करके शुरू होता है। एक भूमिगत कमरे बिजली की रोशनी के सैकड़ों के साथ वायर्ड शहर के इलेक्ट्रिक ग्रिड से चोरी बिजली द्वारा संचालित। वह विभिन्न तरीकों पर प्रतिबिंबित करता है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के दौरान सामाजिक अदृश्यता का अनुभव किया है और अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। अपने किशोर वर्षों में लौट रहा है। बयान एक छोटे से दक्षिणी शहर में रहता है और हाई स्कूल से स्नातक होने पर एक सभी काले कॉलेज के लिए एक छात्रवृत्ति जीतता है। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए वह पहले शहर के अमीर सफेद गणमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए एक क्रूर अपमानजनक लड़ाई शाही में भाग लेना चाहिए। कॉलेज में अपने जूनियर वर्ष के दौरान एक दोपहर कथाकार चालक श्री नॉर्टन एक यात्रा अमीर सफेद ट्रस्टी परिसर से परे पुराने गुलाम क्वार्टर के बीच बाहर। संयोग से वह जिम ट्रूब्लड के कैबिन में बंद हो जाता है, जिसने अपनी पत्नी और उसकी बेटी दोनों को अपनी नींद में गर्भवती करके घोटाले का कारण बना दिया है। ट्रूब्लड का खाता श्री नॉर्टन को इतनी बुरी तरह से भयभीत करता है कि वह कथाकार से उसे पीने के लिए कहता है। बयान उसे पास के एक मानसिक अस्पताल से वेश्याओं और रोगियों से भरा एक बार करने के लिए ड्राइव, मानसिक रोगियों उन दोनों के खिलाफ रेल और अंत में व्यवस्थित नियंत्रण में रोगियों रखने के लिए सौंपा डूब। इस प्रक्रिया में श्री नॉर्टन घायल हो गए। कथाकार श्री नॉर्टन को अराजक दृश्य से दूर और वापस परिसर में जल्दी करता है। ब्लेड्सो कॉलेज अध्यक्ष श्री नॉर्टन परिसर से परे काले जीवन के नीचे दिखाने के लिए बयान एक्सकोरिएट्स और उसे एक्सपेल्स। हालांकि ब्लेड्सो बयान करने के लिए सिफारिश के कई मुहरबंद पत्र देता है ताकि वह अंततः फिर से नामांकन कर सके। नौकरी खोजने में उनकी सहायता करने के लिए कॉलेज के दोस्तों को दिया जा सके। कथाकार न्यूयॉर्क की यात्रा करता है और बिना किसी सफलता के अपने पत्रों को वितरित करता है। एक प्राप्तकर्ता का बेटा उसे पत्र दिखाता है, जो ब्लेड्सो के इरादे से पता चलता है कि कभी भी एक छात्र के रूप में कथाकार को स्वीकार नहीं करता है। बेटे के सुझाव पर अभिनय करते हुए कथाकार लिबर्टी पेंट कारखाने में काम करना चाहता है, जो अपने शुद्ध सफेद रंग के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें शिपिंग विभाग को पहले सौंपा गया है, फिर बॉयलर रूम में, जिसका मुख्य परिचर लुसियस ब्रोकवे अत्यधिक पागल है और संदेह है कि कथाकार अपनी नौकरी लेने की कोशिश कर रहा है। कथाकार एक संघ की बैठक में ठोकर खाने के बाद यह विश्वास बिगड़ जाता है और ब्रोकवे बयान पर हमला करता है और बॉयलर रूम में विस्फोट को स्थापित करने में उसे चालें। कथाकार को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सदमे के उपचार के अधीन होता है, जो संभावित मानसिक रोगी के रूप में उनके बारे में डॉक्टरों की चर्चा को देखता है। अस्पताल छोड़ने के बाद कथाकार हार्लेम की सड़कों पर बेहोश हो जाता है और मैरी रेम्बो द्वारा लिया जाता है, एक दयालु पुरानी जमाने वाली महिला जो उसे दक्षिण में अपने रिश्तेदारों की याद दिलाती है। बाद में उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग काले जोड़े के निष्कासन भर होता है और कार्यवाही के आरोप में कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला करने के लिए भीड़ उकसाता है कि एक प्रेरपूर्ण भाषण बनाता है। बयान छतों पर पलायन और भाई जैक हार्लेम में बेहतर परिस्थितियों और दुनिया के बाकी के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रोफेसर्स की ब्रदरहुड के रूप में जाना जाता है, एक समूह के नेता द्वारा सामना कर रहा है। जैक के आग्रह पर बयान काले समुदाय के बीच शब्द का प्रसार करने के लिए रैलियों में शामिल होने और बात करने के लिए सहमत है। अपने नए वेतन का उपयोग करते हुए
वह मैरी को वापस किराए पर देता है जिसका वह बकाया है और ब्रदरहुड द्वारा प्रदान किए गए अपार्टमेंट में जाता है। रैलियों को पहली बार सुचारू रूप से जाना जाता है, जिसमें कथाकार ब्रदरहुड की विचारधारा और विधियों पर व्यापक प्रक्षेपण प्राप्त होता है। जल्द ही, हालांकि, उन्हें रास द एक्सोर्टर, एक कट्टरपंथी काले राष्ट्रवादी से परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो मानता है कि ब्रदरहुड को गोरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्रदरहुड के भीतर एक युवा नेता न तो कथाकार और न ही टोड क्लिफ्टन, विशेष रूप से उनके शब्दों से बह गया है। कथाकार को बाद में ब्रदरहुड की बैठक से पहले बुलाया जाता है और समूह से आगे अपनी महत्वाकांक्षा डालने का आरोप लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक भाईचारे के सदस्य की पत्नी द्वारा बहकाया महिलाओं के विषय में मुद्दों को संबोधित करने के लिए शहर के दूसरे हिस्से को फिर से सौंप दिया है। और अंत में हार्लेम को वापस बुलाया जाता है जब क्लिफ्टन लापता सूचना दी है और ब्रदरहुड की सदस्यता और प्रभाव लड़खड़ाना शुरू करते हैं। कथाकार पहली बार में क्लिफ्टन का कोई निशान नहीं मिल सकता है, लेकिन जल्द ही उसे सड़क पर नृत्य सांबो गुड़िया बेचने पता चलता है। भाईचारे के साथ मोहभंग हो रही है। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए क्लिफ्टन को गोली मार दी और एक पुलिसकर्मी ने मार डाला है। अपने अंतिम संस्कार में बयान फिर से भाईचारे का समर्थन करने के लिए भीड़ रैलियों की एक जोर भाषण बचाता है। एक आपातकालीन बैठक में जैक और अन्य भाईचारे के नेताओं ने अपने अवैज्ञानिक तर्कों के लिए बयान की आलोचना की और बयान निर्धारित करता है कि समूह काले समुदाय की समस्याओं में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। कथाकार हार्लेम के लिए रिटर्न, रास के पुरुषों द्वारा पीछा और एक टोपी और धूप का चश्मा की एक जोड़ी खरीदता है उन्हें दूर करने के लिए। नतीजतन, वह बार बार रिनहार्ट नामक एक व्यक्ति के लिए गलत है, जिसे प्रेमी, एक हिपस्टर, एक जुआरी, एक रिश्वत और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। समझना कि राइनहार्ट अपनी पहचान की कीमत पर सफेद समाज के लिए अनुकूलित किया गया है। बयान उन्हें हार्लेम सदस्यता और स्थिति के विषय में बेईमान जानकारी खिला द्वारा भाईचारे को कमजोर करने के लिए हल करता है। उनकी नई गतिविधियों को जानने के लिए एक निरर्थक प्रयास में एक सदस्य की पत्नी सड्यूसिंग के बाद, वह दंगों व्यापक अशांति के कारण हार्लेम में बाहर टूट गया है कि पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि ब्रदरहुड अपने स्वयं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की घटना पर भरोसा कर रहा है। बयान लूटर्स, जो नीचे एक टेनेमेंट इमारत जला के एक गिरोह के साथ मिश्रित हो जाता है और उन लोगों से दूर भटक, अब घोड़े की पीठ पर, एक भाला और ढाल के साथ सशस्त्र और खुद को बुला विनाशक, रास बयान लिंच करने के लिए भीड़ के लिए चिल्लाता है, लेकिन बयान भाला के साथ उसे हमला करता है और एक भूमिगत कोयला बिन में भाग जाता है। दो सफेद पुरुषों से मेसील, उसे अकेला छोड़ने न सवाद वह अपने जीवन में अनुभव किया है पर विचार करने के लिए। उपसंहार वर्तमान में लौटता है, जिसमें कहा गया है कि वह दुनिया में लौटने के लिए तैयार है क्योंकि उसने इससे छिपाने में पर्याप्त समय बिताया है। वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी कहानी को बताया है ताकि लोगों को अपनी अदृश्यता से पहले देखने में मदद मिल सके और इसी तरह की दुर्दशा वाले लोगों के लिए आवाज भी प्रदान की जा सके। कौन जानता है, लेकिन वह निचले आवृत्तियों पर मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। सारांश का अंत। धन्यवाद।